बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज हमने पढ़ना है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इससे पहले हमने पढ़ा था नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आज हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के साथ साथ सिस्टमेटिक सैम्पलिंग भी पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारे पास सबसे पहले है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में होता क्या कि हमने किसी भी हमारे पास पॉपुलेशन है उसमें से रैंडमली सैंपल सेलेक्ट करना है। हमारे पास एक लॉट पड़ी है या पॉपुलेशन है, उसमें से हमने क्या करना है, अपनी मर्जी से कोई एक सैम्पल यूनिट में इसी तरीके से मुख्तलिफ सैम्पल यूनिट सेलेक्ट कर लेने हैं। तो हमने क्या कर लेना है, इस तरीके से रैंडम सैम्पलिंग कर लेनी है। ईच यूनिट हैज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, मतलब जितने भी पॉपुलेशन में हमारे पास लोग होंगे या हमारे पास कोई चीज़ होगी जिसमें से हम सैम्पलिंग करने जा रहे हैं, तो उसमें से हर जो यूनिट होगा उसको इक्वल चांस होगा कि उसमें से क्या किया जा सके, सेलेक्ट किया जा सके, सैम्पल सेलेक्ट किया जा सके। चांस डिटरमाइंस विच आइटम शैल बी इंक्लूडेड। अब ये है कि ऐसा चांस कि हमारे पास फ़र्ज़ किया 100 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर हम किसी भी स्टूडेंट को सिलेक्ट करने जा रहे हैं एज अ नॉमिनी, एज अ कोच, एज अ ट्रेनी, ठीक है ना, या कोई भी हम उसको सब कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, उसकी डिवाइड कर रहे हैं, जो मैनेजरियल हमारे कुछ, मिसाल के तौर पर हम सी आर जी आर की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब सी आर जी आर में होता क्या है कि अपनी मर्जी से रैंडमली हमने क्या करना है, किसी एक को सेलेक्ट कर लेना है। ऐसा नहीं है कि हमने उसमें से अपनी पर्सनल बायसनेस की बुनियाद पर के वो बच्चा अच्छा है पढ़ने वाला है और वो बच्चा थोड़ा नालायक है, तो उस बेस पे नहीं। तो हमने क्या करना है, रैंडम सैम्पलिंग में कहीं से भी क्या कर लेना है, सैंपल अपना कलेक्ट कर लेना है। तो इसमें से हर यूनिट को क्या होगा, जितने भी सैंपल यूनिट होंगे उनको इक्वल चांस होगा सिलेक्शन का। रैंडम सैम्पलिंग में सैंपल इज क्या है, सैंपल इज अ सिंपल रैंडम सैंपल इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कब क्या होगा, रैंडम सैंपल होगा जब सारे के सारे आइटम, जितने भी आइटम होंगे वो इंडिपेंडेंटली सिलेक्ट किए जाएंगे। हर आइटम को सिलेक्शन का इक्वल चांस होगा। जो भी रिमेनिंग आइटम होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल चांस रखते होंगे सिलेक्शन का। पॉसिबल सैंपल गिवन साइज आर इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड। जितने भी पॉसिबल सैंपल डिज़ाइन किए जाएंगे कि हमारे पास जितना सैंपल यूनिट है, तो हर सैंपल यूनिट को, पॉपुलेशन के हर यूनिट को क्या है, इक्वल चांस होगा सिलेक्शन का एज अ सैंपल। तो रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, कहीं से भी क्या कर लेते हैं, इसकी एग्जांपल हम ऐसे भी कर लेते हैं कि हम क्लास के में किसी बच्चे से सुनते हैं तो किसी भी बच्चे से पूछ लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, जो ओरल हमारा क्विज होता है तो हम किसी भी बच्चे से कंडक्ट कर लेते हैं। तो ये एक रैंडम सैम्पलिंग की मिसाल है कि हम क्या करते हैं, अगर हम मिसाल के तौर पर न्यूट्रिशन में हम कोई सर्वे करने जा रहे हैं, या हम कोई डिजीज़, ख़ास डिजीज़ स्टडी करने जा रहे हैं, तो हमने सैंपल कलेक्ट करना है। तो रैंडम सैम्पलिंग में क्या होगा कि हम एक ख़ास पॉपुलेशन में जाके वहाँ कुछ मतलब कि लोगों का डाटा कलेक्ट कर लेंगे, तो हमें वहाँ पॉपुलेशन के बारे में पता चल जाता होता है। अब सिंपल और अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग में दो मेथड हैं। एक तो हमारे पास है लॉटरी मेथड और दूसरा है रैंडम नंबर टेबल। लॉटरी मेथड में क्या होता है, देखें, विद अ रिप्लेसमेंट। लॉटरी में हम क्या करते हैं, पर्चियाँ डालें, ठीक है ना, लॉटरी के किसी एक शख्स का नाम निकल आया। अब इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ईच आइटम 1/n, जितने भी नंबर होंगे उनमें से हमने क्या करना है, एक सिलेक्ट करना है। और विद रिप्लेसमेंट उसको क्या किया हमने, सिर्फ जितने भी हमारे नंबर हैं, जितने भी हमारी पॉपुलेशन है उसमें से हमने क्या कर लेना है, एक सैंपल कलेक्ट कर लेना है। विद आउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ड्रॉन 1/n, हमारी क्या है, फर्स्ट सैंपल हमने लेना है तो जितने नंबर होंगे उनमें से एक हमने ले लेना है। अगर हम सेकंड सैंपल लेने जा रहे हैं तो फिर क्या करना होगा, आपका वो जो पहले आपने एज अ सैंपल कलेक्ट किया है तो वो आपका माइनस हो चुका है, ठीक है ना, 1/n -1। इसी तरीके से आप थर्ड प्रोबेबिलिटी पे जा रहे हैं तो आपके पहले दो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, 1/n -2। तो इस तरीके से जो जो हमारे पास क्या आते चले जाएंगे, नंबर हमने निकालते चले गए तो वो माइनस होते चले जाएंगे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारे ये लॉटरी मेथड है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास कितने सैंपल आ रहे हैं। रैंडम टेबल नंबर में हमारे पास जो है
इस तरीके से क्या किए जाते हैं, रैंडम टेबल नंबर डिज़ाइन कर लिए जाते हैं और उनमें से क्या है कोई सा भी नंबर सेलेक्ट कर लिया जाएगा। हमारे पास जो नंबर जिस सैंपल यूनिट को मिला होगा वो वहाँ से अलग कर लिया जाएगा, ठीक है ना। पहले हर किसी को क्या करना है, नंबर असाइन करना है। नंबर असाइन करने के बाद वो सारे नंबरों को एक रैंडम टेबल बना लेना है। हमें नहीं पता होगा कि हमने कौन सा नंबर किसको असाइन किया था, तो इस तरीके से बायसनेस भी बच जाती है और क्या होता है, सैंपल भी सिलेक्ट हो जाता है। इसके रैंडम सैम्पलिंग के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, यहाँ पे देखें। क्योंकि हमने रैंडम टेबल नंबर में किया है या लॉटरी मेथड में किया है, यहाँ पे कोई पर्सनल बायसनेस नहीं आ रही, यहाँ पे कोई ज़ाती तासुब नहीं आ रहा या ज़ाती उसमें से सिलेक्शन नहीं आ रही। यहाँ पे क्या है, सारे के सारों को इक्वल चांस है बीइंग सिलेक्टेड के। अब ये जो सैंपल होगा मोर रिप्रेजेंटेटिव होगा पॉपुलेशन का, क्योंकि हमने क्या किया, रैंडमली सिलेक्ट किया है। एक्यूरेसी कैन बी असेस्ड एज सैम्पलिंग एरर्स फॉलो प्रिंसिपल ऑफ चांस, ठीक है। इसके डीमेरिट क्या होंगे, रिक्वायर्ड कंप्लीटली कैटलॉग्ड यूनिवर्स, सब क्या हो, एक तरतीब या के फॉर्म के अंदर, सीरीज के अंदर, ठीक है ना, इस तरीके से हो। केस टू वाइडली डिस्पर्स्ड, मोर टाइम एंड कॉस्ट। यहाँ पे क्या है, जब हम रैंडमली सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो केस क्या होगा, वाइडली डिस्पर्स्ड होगा, जिसकी वजह से टाइम और कॉस्ट भी हमारा ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटा हम कहते हैं ग्रुप को। अब हमारे पास एक बहुत बड़ा बंच है, ग्रुप ऑफ पीपल है, तो हमने उसको क्या कर लेना है, सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लेना है, छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर लेना है, स्ट्रेटम में डिवाइड कर लेना है। अब उस बड़े ग्रुप से क्या है, हम बचकर छोटे ग्रुप्स की अगर सैम्पलिंग करेंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। यूनिवर्स इज सब डिवाइडेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स, छोटे ग्रुप में तकसीम कर दिया जाता है। रैंडम सैंपल इज देन चूजन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच ग्रुप। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या है कि हम हमारे पास जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी उसको सब ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। सब ग्रुप्स में से हमने रैंडमली कोई एक ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। इसमें ख्याल ये करना होता है कि हमने दूसरे ग्रुप को शामिल नहीं करना, दूसरे ग्रुप में के कोई मेंबर शामिल नहीं करने। जब हमने एक ग्रुप सेलेक्ट किया तो वो हमारा ग्रुप ही फाइनल सैंपल होगा। अब यहाँ पे देखें, सैंपल साइज विद इन स्ट्रेटा प्रोपोर्शनल इन ईच स्ट्रेटम, डिसप्रोपोर्शनल में इक्वल नंबर होंगे इन ईच स्ट्रेटम के, कोई इसमें फ्रैक्शंस नहीं होगी, ठीक है ना, कोई प्रोपोर्शनलिटी नहीं होगी। क्या है, सैंपल साइज जब विद इन स्ट्रेटा अगर हम देखते हैं हमारे पास दो तरह का प्रोपोर्शनल और डिसप्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल में प्रोपोर्शन इन ईच स्ट्रेटम, प्रोपोर्शनल ये हम आगे जाके पढ़ते हैं कि किस तरीके से प्रोपोर्शनल डिवाइड किए जाते हैं और किस तरीके से कोई प्रोपोर्शन नहीं होता है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल में इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन स्ट्रेटिफिकेशन, क्या होता है जब हम ग्रुप कर रहे होते हैं तो तब हमें इश्यूज आ रहे होते हैं। बेस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, जो बेस है ग्रुप करने की, वहाँ पे क्या होता है, प्रोवाइड कर रही होती है कि हम किस तरीके से जो सैंपल सेलेक्ट करने जा रहे हैं। नंबर ऑफ स्ट्रेटा भी हमारे क्या होते हैं, जो ग्रुप होते हैं नंबर, वो भी बता रहे होते हैं कि कितने ग्रुप होने चाहिए और हर ग्रुप में कितने पीपल होने चाहिए और वहाँ पे ग्रुप फॉर्मेशन में या स्ट्रेटा फॉर्मेशन में क्या क्या इशू आ रहे हैं। सैंपल साइज विद इन स्ट्रेटा, ये भी पता होना चाहिए कि ग्रुप के अंदर कितने लोग हैं, कितने मतलब पीपल हैं जिसको हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं या कितना नंबर है। अब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में एग्जांपल देखें, एक मुल्तान सिटी है, हम उसके जो एक सैंपल लेने जा रहे हैं स्ट्रेटिफाइड, मैं कहता हूँ कि हमारे पास डिफरेंट जो फील्ड ऑफ जॉब, डिफरेंट फील्ड्स के डिफरेंट जॉब नेचर के लोग हैं, तो हमने क्या कर लिया है कि हमारे पास 30% टीचर्स हो गए, ठीक है ना, स्कूल टीचर हो गए हमारे पास, इसी तरीके से कुछ, ठीक है ना, सोशल कम्युनिटी के लोग आ जाते हैं हमारे पास 50 क्या है, जनरल हमारे पास 30% है, सोशल कम्युनिटी के लोग हमारे पास 15% हैं, स्कूल टीचर हमारे पास 25% आ जाते हैं और अदर्स में हमारे पास 30% हम ले लेते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले। तो ये जो स्ट्रेटा फॉर्मेशन है, ये जो ग्रुपिंग की है, ये हमारे क्या है, स्ट्रेटा है। और हमने क्या करना है, सैंपल साइज ऑफ 100,000
पीपल, हमने 1000 पीपल का सैंपल कलेक्ट करना है, तो हमने क्या करना है, उसको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू डिफरेंट स्ट्रेटा के अंदर, ग्रुप के अंदर हमने क्या कर लिया, उसको डिवाइड कर लिया। और ये जो ग्रुपिंग होगी, ये जो स्ट्रेटा होंगे, हमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर कम्युलेटिव रिजल्ट दे रहे होंगे, हमें टोटल रिजल्ट्स दे रहे होंगे कि ये कम्युनिटी के अंदर ये कम्युनिटी के अंदर ये कम्युनिटी के अंदर ये। तो हम इससे क्या करते हैं, टोटल रिजल्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और वो उस कम्युनिटी का हमारे पास कम्युलेटिव रिजल्ट आ जाता है। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं, अगर हम मेरिट्स देखें तो मोर रिप्रेजेंटेटिव होता है जो हमारे पास स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होगा, क्योंकि हमने क्या कर लिया है, वही टोटल पॉपुलेशन है उसमें से ग्रुपिंग कर ली है, स्ट्रेटा के अंदर डिवाइड कर लिया है, तो वो स्ट्रेटा क्या होंगे, पूरी जो हमारी लॉट होगी उसका रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, मोर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है। ग्रेटर एक्यूरेसी, क्योंकि हमने वही पूरी कम्युनिटी में से लोग सिलेक्ट किए हैं, तो एक्यूरेसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ग्रेटर जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन, कि हम एक वाइड एरिया में से क्या कर सकते हैं, डाटा ले सकते हैं, हम अपना सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। डीमेरिट्स क्या होंगे, ऑल अटमोस्ट केयर इज इन डिवाइडिंग स्ट्रेटा, कि हमने क्या करना है, वही बायसनेस की बुनियाद पर चंद ग्रुप सेलेक्ट ऐसे नहीं करने के जो हमें अप्रोचेबल हों, हमने बल्कि क्या करना है, उसको इक्वली सेलेक्ट करना है, वहाँ पर्सनल बायसनेस ना आए। जो स्ट्रेटा है, ग्रुप डिवीजन है, ग्रुप डिवीजन में हमारी पर्सनल बायसनेस ना आए, ठीक है ना। यहाँ पे मसला आता है, अगर हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सैंपल प्योर होगा। अब यहाँ पे दूसरी जो डिमेरिट्स हैं, हमें स्किल्ड सैम्पलिंग सुपरवाइज़र चाहिए होता है। अगर स्किल्ड सुपरवाइज़र नहीं होगा तो कभी भी जो स्ट्रेटा होंगे, ग्रुप होंगे, वो प्रॉपर डिवाइड नहीं होंगे। जब प्रॉपर डिवाइड नहीं होंगे तो वहाँ पे चांसेस ऑफ एरर ज़्यादा हो जाएंगे। कॉस्ट पर ऑब्जर्वेशन में बी हाई, क्योंकि हमने एक वाइड कम्युनिटी से ग्रुप बनाने हैं, बहुत डिफरेंट स्ट्रेटा बनाने हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोगों को इकट्ठा करना है, तो हमारे लिए कॉस्ट क्या होती है, ज़्यादा पड़ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में अगर हम देखें तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में सबसे पहले क्या किया जाता है, जो यूनिट होता है उसको रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है, फिर उनको एक ख़ास स्पेस इंटरवल पे डिवाइड कर दिया जाता है, और वो स्पेस इंटरवल रखा जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स की एग्जांपल, 95 स्टूडेंट्स की एग्जांपल दी गई है, तो हमने एक ख़ास इंटरवल रख लेना है। उस इंटरवल के बाद हम एक रो बैठी हुई है 100 स्टूडेंट्स की, 95 स्टूडेंट्स की, तो उसमें सबसे पहला स्टूडेंट हमने रैंडमली लेना है। उस पहले स्टूडेंट के बाद हमने क्या कर लेना है, कहना कि रोल नंबर 10, रोल नंबर 20, रोल नंबर 30, रोल नंबर 40, रोल नंबर 50, रोल नंबर 60, 70, 80, 90, ठीक है ना, इस तरीके से 95 वाला। तो हमने क्या किया, 10 लोग सिलेक्ट किए, तो हमने क्या किया है, उसको सिस्टमेटिकली सिलेक्ट किया है। ये हमारा क्या है, सिस्टमेटिक सैंपल। सबसे पहले क्या किया होता है, पहला यूनिट हमने रैंडम सेलेक्ट करना है। उस रैंडम सिलेक्शन के बाद हमने जो भी एडिशनल यूनिट्स होंगे उनको खास इंटरवल पे, 10 के इंटरवल पे सिलेक्ट कर लेना है। कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन अवेलेबल, हमारे पास जो भी हम डाटा सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो हमारे पास उस पॉपुलेशन की कंप्लीट लिस्ट होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास जो के सैम्पलिंग इंटरवल है वो हमारे पास क्या है, यूनिवर्स साइज ओवर सैंपल साइज के बराबर क्या है, के किस चीज़ के बराबर होता है, जो सैंपल इंटरवल है वो टोटल हमारे पास नंबर डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। सैंपल साइज हमारे पास 10 था, तो हमने क्या कर लिया है कि उसको 10 पे डिवाइड किया, तो हर 10 नंबर वाला स्टूडेंट हमारे पास आता चला जाएगा। एन क्या है, यूनिवर्स साइज या पॉपुलेशन साइज आ जाता है, और जो हमारे पास स्मॉल एन है वो सैंपल साइज है। क्लास ऑफ 95 स्टूडेंट्स, रोल नंबर 1 to 95, सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट्स अगर हमने लेना है तो के हमारे पास क्या होगा, 9.5 या 10 होगा। फर्स्ट स्टूडेंट रैंडमली, देन एवरी 10 स्टूडेंट हमने वहाँ से क्या कर लेना है, सेपरेट आउट कर लेना है, एज अ सैंपल उसको हमने ले लेना है। इसके सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होंगे, सिंपल एंड कन्वीनियंट। जो सिस्टमेटिक सैंपल है वो क्या है, मेरिट्स है, बिल्कुल आसान है, क्योंकि आपने पहला जो भी पर्सन लिया है एज अ सैंपल, तो उसको आपने क्या किया है, रैंडमली सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपने क्या किया है, जो नेक्स्ट सेलेक्ट किए हैं उनको एक खास इंटरवल के बाद आपने सेलेक्ट किया है। इसमें लेस टाइम, आपने सिर्फ एक वो करना है, उसके बाद आपने कहना है कि फलां बंदा आ जाए, फलां बंदा आ जाए, फलां बंदा आ जाए। जो आपने जो लाइन लगाई होगी या अपने नंबर्स असाइन किए होंगे, उन नंबर असाइन करने की बुनियाद पर आपने उन लोगों को सिलेक्ट कर लेना है जो स्पेसिफिक इंटरवल पे नंबर आ रहे होंगे। डीमेरिट्स इसके क्या है, पॉपुलेशन विद हिडन पीरियोडिसिटीज़,
कि ऐसी पॉपुलेशन भी होती है जिसका कोई ऐसा वो नहीं होता ख़ास। मिसाल के तौर पर अगर मैं मुल्तान की पॉपुलेशन की बात करता हूँ तो मैं डिफरेंट ग्रुपिंग करने जा रहा हूँ, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग लेने जा रहा हूँ, तो मुझे हिडन पॉपुलेशंस का नहीं पता, या मैं एक क्लास का ओ करने जा रहा हूँ सिस्टमेटिक, तो वहाँ पे क्या है डिमेरिट्स ये आते हैं कि जो प्रॉपर पीरियोडिसिटीज़ हैं, जो इंटरवल्स हैं, अगर हिडन होंगे तो उनका हमें पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के बाद क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में होता क्या है कि जिस तरीके से हमने स्ट्रेटा के अंदर हमने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर स्ट्रेटा बना लिए, ग्रुप बना लिए, वहाँ पे हमने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर एक खास पॉपुलेशन 20, 30, 15 हमने डिफरेंट परसेंटेजेस ली। जबकि क्लस्टर सैम्पलिंग में ऐसा होता है कि हम क्या कर लेते हैं, क्लस्टर बना लेते हैं, डिफरेंट क्लस्टर बना लेते हैं। सैम्पल टेक्निक इन विच इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। इसमें क्या किया जाता है, सारी की सारी पॉपुलेशन को ग्रुप में तकसीम कर लिया जाएगा या क्लस्टर में, और उनमें से रैंडम सैंपल सेलेक्ट किए जाते हैं। हर क्लस्टर को बराबर का क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, मतलब कि हर क्लस्टर के पास इक्वल चांस होता है टू बी सिलेक्टेड। अब हर क्लस्टर ठीक है ना, क्लस्टर सिलेक्शन के बाद क्या है, ऑल यूनिट विद इन द क्लस्टर आर सिलेक्टेड, जितने भी यूनिट होंगे उनको सिलेक्ट किया जाता है। नो यूनिट फ्रॉम द नॉन सिलेक्टेड क्लस्टर आर इंक्लूडेड इन द सैंपल। अब मतलब कि पूरा का पूरा अगर आपने क्लस्टर सिलेक्ट किया है तो आप पूरे के पूरे क्लस्टर को एज ए सैंपल ही कंसीडर करेंगे, आप दूसरे यूनिट में से, दूसरे क्लस्टर में से नहीं इंक्लूड कर रहे होंगे। क्लस्टर सैम्पलिंग में देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो है क्लस्टर सैम्पलिंग, द क्लस्टर आर द प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट। जो क्लस्टर होगा वो प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट है, और जो इसमें हमारे पास आ जाता है जो यूनिट्स होंगे जो हमने सेलेक्ट किए वो क्या होंगे, सेकेंडरी सैम्पलिंग यूनिट्स होंगे। स्ट्रेटिफिकेशन वर्सेस क्लस्टरिंग, इनमें डिफरेंस क्या है क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में। स्ट्रेटिफिकेशन में देखें ऑल स्ट्रेटा आर रिप्रेजेंटेड इन द सैंपल, जितना भी स्ट्रेटा होंगे उनको सबको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। जबकि क्लस्टरिंग में ओनली सबसेट ऑफ क्लस्टर आर इन द सैंपल, जो आपने सबसेट जितने भी आपने क्लस्टर डिवाइड किए, मतलब कि पॉपुलेशन है 1000 की, आपने उसमें से 10 क्लस्टर बना लिए 100 लोगों का, तो आपने पूरा क्लस्टर सेलेक्ट किया, तो ये जो सबसेट होंगे सारा का सारा वो क्लस्टर के अंदर, सैंपल के अंदर शामिल होंगे। 100 पीपल क्या होंगे, उस क्लस्टर का जो पार्ट है वो सैंपल का हिस्सा होंगे। लेस एरर कंपेयर टू सिंपल रैंडम, जो हम स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें एरर क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको क्या कर लिया है, प्रोपोर्शंस में डिवाइड कर लिया है। ये मोर एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पे क्लस्टरिंग में अगर हम बात करें तो मोर एरर कंपेयर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपने जो क्लस्टर लिया है उसमें जो खसूसियात हो सकती हैं, जो पैरामीटर्स हो सकते हैं, वो अच्छी क्वालिटीज़ के जो आपका सैंपल है वो भी हो सकता है, या फिर सारा का सारा सैंपल बुरी क्वालिटीज़ का भी हो सकता है। तो इस तरीके से क्या है, इसमें क्लस्टरिंग में ज़्यादा इश्यूज आते हैं। रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ द सैंपल ओनली सम एरियाज आर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है क्लस्टरिंग में, कॉस्ट जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है सम एरियाज में या ऑर्गेनाइजेशन में। क्लस्टर सैम्पलिंग स्टेप्स क्या क्या होते हैं, हम किस तरीके से क्लस्टर सैम्पलिंग करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लस्टरिंग, आपने क्लस्टर को आइडेंटिफाई करना है। लिस्ट ऑल सिटीज, टाउन्स, विलेजेस एंड वार्ड्स ऑफ सिटीज विद इन द पॉपुलेशन फॉलोइंग इन टारगेट एरिया अंडर स्टडी। आप जो एरिया स्टडी करने जा रहे हैं, जहां से आपने डाटा लेना है, तो उसको आपने क्या कर लेना है, लिस्ट कर लेना है। कैलकुलेट कम्युलेटिव पॉपुलेशन एंड डिवाइडेड बाय 30, दिस गिव्स द सैम्पलिंग इंटरवल। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना क्लस्टर आइडेंटिफाई करना है। क्लस्टर आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है। पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के बाद आपने उसको क्या कर लेना है, एक खास इंटरवल पे डिवाइड कर देना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 30 है, हम 50 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं। जब हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो हम यूनिट बढ़ा देते हैं। सेलेक्ट रैंडम नंबर लेस देन द इक्वल टू सैम्पलिंग इंटरवल, आपने क्या करना है, एक जो सैम्पलिंग इंटरवल यहाँ पे 30 लिया है, 50 लिया है या कुछ भी लिया है, तो उससे हमने क्या करना है, एक रैंडम नंबर सेलेक्ट कर लेना है जो सैम्पलिंग इंटरवल से कम हो या इक्वल हो, ठीक है ना। दिस फॉर्म्स फर्स्ट क्लस्टर।
अगर आप 30 पीपल्स क्या करने 30 आपने वो रखा है, यूनिट रखा है आपका जो ठीक है ना, रैंडम नंबर है, या हम जिसको बोल रहे हैं जिसपे हम डिवाइड कर रहे हैं, सैम्पलिंग इंटरवल आपका 30 है, तो आपका पहला जो यूनिट होगा, सैंपल होगा, वो 30 पीपल का होगा, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड में क्या करना है आपने, रैंडम नंबर और साथ में क्या कर देना है, सैंपल इंटरवल ऐड कर देना है। ये आपका सेकंड क्लस्टर हो जाएगा, ठीक है ना, पॉपुलेशन ऑफ सेकंड क्लस्टर हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आपने पहला जो इंटरवल रखा वो 30 था, आपकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। आप 30 + 30 करेंगे तो आपका सेकंड क्लस्टर, पहला क्लस्टर 30 का था, सेकंड क्लस्टर आपका 60 का हो जाएगा। अगर हम सेकंड क्लस्टर प्लस सैम्पलिंग थर्ड क्लस्टर हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड क्लस्टर आपका 60 प्लस सैम्पलिंग इंटरवल जो 30 था, तो थर्ड क्लस्टर आपका 90 हो जाएगा। लास्ट और 30th क्लस्टर मतलब कि आपने जितना सैंपल इंटरवल रखा वहां तक आपने क्लस्टर बनाने हैं, वो आपकी टोटल सैंपल हो जाएगा। 29 प्लस जो आपका सैम्पलिंग इंटरवल होगा वो आपका लास्ट क्लस्टर होगा। उस लास्ट क्लस्टर को आपने भी क्या करना है, एज अ सैंपल लेना है। क्लस्टरिंग में देखें, फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, फ्रीक्वेंसी 2000 है, पहला क्लस्टर आपका क्या हो गया, 2000 का हो गया। अब अगर हम सेकंड क्लस्टर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट क्लस्टर प्लस 1, ठीक है ना, 1000 है, तो ये क्या आ जाएगा, 2000 प्लस 1000 3000 आ जाएगा। फिर हमने क्या किया है, ये 3000 को हमने क्या कर लिया है, 2000 के साथ ऐड करेंगे तो 5000 नेक्स्ट हमारे पास 1500 है। तो इसी तरीके से ऐड करते करते जो लास्ट वन होगा वो हमारे पास क्या होगा, फाइनल क्लस्टर आएगा, ठीक है ना। 30th के ऊपर जो 3000 सैम्पलिंग इंटरवल है, ठीक है ना, 30 सैम्पल इंटरवल के बाद जितने भी हमारे पास 90,000 पीपल आए, उसको 30 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास सैम्पलिंग क्या आ गए, 3000 आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग कर लेते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग के मेरिट्स और डीमेरिट्स अगर हम देखें तो मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग है। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है, इकोनॉमिकल है। लार्ज सैंपल फ्रॉम फॉर अ सिमिलर फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ से हमें क्या मिलता है, एक लार्ज सैंपल मिल जाता है। लेस टाइम फॉर लिसनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे सुनना भी नहीं पड़ता और टाइम ज़्यादा नहीं लगता, इसलिए रिड्यूस ट्रेवल एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। डीमेरिट्स इसके क्या होंगे, मे नॉट रिफ्लेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ द कम्युनिटी, ये क्या करता है, कम्युनिटी की डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट आर हाई, यहाँ पे क्या होते हैं, एरर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कंपेयर टू अदर सैम्पलिंग डिज़ाइन विद द सेम सैंपल साइज। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में क्या होता है कि आपने एक दफ़ा सैंपल लिया, उसके बाद फिर दूसरी दफ़ा सैंपल ले लिया, फिर आपने तीसरी दफ़ा, ठीक है ना। आप जैसे जैसे फैसिलिटेट होते गए तो आपने वैसे वैसे क्या कर लिया, डिफरेंट स्टेजेस पे आपने सैंपल ले लिया। सैम्पलिंग प्रोसेस कैरिड आउट इन वेरियस स्टेजेस, ये क्या है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है कि आपने डिफरेंट स्टेजेस में सैंपल ले लिया। एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बिकॉज इट बैंक्स ऑन मल्टीपल रैंडमाइजेशंस, क्या है, ये क्या करता है, मल्टीपल रैंडमाइजेशंस इसमें होती हैं और हम वहाँ से सैंपल कलेक्ट करते हैं। यूज्ड फ्रीक्वेंटली व्हेन अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड इज इनएप्रोप्रिएट, यहाँ पे क्या होता है, used frequently when complete list of all member of the population does not exist, ठीक है ना। क्या होता है, हमारे पास हम कब करते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, जब हमारे पास टोटल लिस्ट नहीं होती। मतलब एक दफ़ा हमारे पास हाफ लिस्ट आई तो हमने वहाँ से सैम्पलिंग कर ली, फिर हमारे पास हाफ लिस्ट आई पॉपुलेशन की तो हमने वहाँ से सैम्पलिंग कर ली। तो इस तरीके से क्या करते हैं, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होती है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में देखें, फर्स्ट स्टेज में क्या है, कंट्रीज में से सैंपल, सेकंड स्टेज सेगमेंट्स उसमें से, थर्ड स्टेज में हमारे पास हाउस होल्ड लेवल पे क्या कर लिया हमने, जो सैंपल ले लिया। फोर्थ स्टेज पे हमने क्या कर लिया, इंडिविजुअल का सैंपल ले लिया। तो इस तरीके से क्या है, डिफरेंट जो स्टेजेस हैं, कंट्री से सेगमेंट्स, ठीक है ना, सिटीज से हमने हाउस होल्ड पे आ गए और हाउस होल्ड से हम इंडिविजुअल्स पे आ गए। तो ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होंगे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग के। मेरिट्स देखें तो इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी इन द सैम्पलिंग मेथड, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। इनेबल एग्जिस्टिंग डिवीजन्स एंड सब डिवीजन ऑफ द पॉपुलेशन टू बी यूज्ड एज यूनिट्स।
लार्ज एरिया कैन बी कवर्ड, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लार्ज एरिया को कवर कर सकते हैं। वैल्यूएबल इन अंडर डेवलप्ड एरिया, जहाँ पे क्या होगी, अंडर डेवलपमेंट एरियाज हैं वहाँ पे वैल्यूएबल है, क्योंकि हम डिफरेंट स्टेजेस पे सैंपल लेंगे तो वो क्या होगा, कन्वीनियंट होगा और साथ में उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी आएगी। डीमेरिट्स क्या होंगे, लेस एक्यूरेट देन सैंपल चूजन बाय अ सिंगल स्टेज प्रोसेस, एक्यूरेसी का क्या होता है यहाँ पे चांस कम होता है। मल्टी फेज सैम्पलिंग नेक्स्ट है हमारे पास, यूज्ड फॉर स्टडीज टू बी कैरिड आउट इन मल्टीपल फेजेस। फॉर एग्जाम्पल अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन में बी कैरिड आउट इन फेजेस, ठीक है ना, डिफरेंट। अब फेज 1 में हमने क्या की, न्यूट्रिशन स्टडी की कि किस तरीके से जो फैमिलीज हैं वो नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिस, ठीक है ना, मतलब कि न्यूट्रिशन के बारे में हमारी डाइट के किस तरीके से डाइटरी हैबिट्स हमारी क्या हैं और लोग उसको किस तरीके से फॉलो करते हैं। नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिस, KAP, ठीक है ना, नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिस स्टडी की जाती है कि पहली स्टेज में हमने ये स्टडी कर लिया। दूसरी जो फेज़ है हमारे पास उसमें हमने डाइटरी असेसमेंट इन सब सैंपल, जो हमारे पास सब सैंपल थे उनमें से डाइटरी असेसमेंट कर ली कि वो किस तरीके से कितने प्रोपोर्शंस में खा रहे हैं, ठीक है ना। थर्ड फेज पे हम जाके एंथ्रोपोमेट्रिक एग्जामिनेशन करते हैं सब सैंपल ऑफ द फैमिली मेंबर्स के, जो सेकंड फेज में हमने कवर किया था। तो देखें हमने पहले उसकी खाने की हैबिट्स के बारे में, दूसरी के वो कौन कौन सा प्रोपोर्शनल किस तरीके से कितना कितना प्रोपोर्शनल ले रहे हैं, और थर्ड स्टेज पे हमने थर्ड फेज में जाके उनके बॉडी मैस और जो फिजिकल पैरामीटर हैं उनके बारे में स्टडी कर ली। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट फेजेस में स्टडी किया है। ये क्या है, मल्टी फेज सैम्पलिंग है हमारी। नेक्स्ट हमारे पास है लॉट क्वालिटी एश्योरेंस सैम्पलिंग। लॉट क्वालिटी LQAS, ठीक है ना, LQAS में लॉट क्वालिटी एश्योरेंस सैम्पलिंग में क्या होता क्या है, ओरिजिनेटेड इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फॉर क्वालिटी कंट्रोल पर्पजेज। कहाँ पे आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आप अचानक जाते हैं, आपको पता है डब्बे बहुत ज़्यादा बने हुए होते हैं, तो आप उनमें से कोई एक डब्बा उठा लेते हैं। तो लॉट में से आपने क्या किया, क्वालिटी चेक करने गए हैं ना, तो आपने उसमें चेक किया कि वो वेट है या क्वालिटी है, तो कुछ भी है तो आपने वो चेक किया। चेक करने के बाद आपने उसको रिजेक्ट कर देना है या एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है ना। तो लॉट क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट में क्या होता है कि हम मोस्टली वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, जब हम क्वालिटी चेक कर रहे होते हैं, देखते हैं कि आया कि क्वालिटी ठीक है या नहीं है, तो फिर हम लॉट में से कोई एक यूनिट जाके उठा लेंगे, उसमें से अगर कहीं एरर आता है तो वो रिजेक्शन लिमिट में चला जाता है। मैन्युफैक्चरर were interested in determining whether a batch or lot of the goods meet the desired specification, जिस स्पेसिफिकेशन से बनाए जा रहे हैं आया कि वो उस स्पेसिफिकेशन पे पूरा उतर रहे हैं या नहीं। द ओनली आउटकम क्या होगा, सैम्पलिंग एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल। अगर उस लॉट क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट में क्या होगा, सैम्पलिंग में हमने जाके सैंपल उठाया, सैंपल चेक किया, अगर सैंपल ठीक है तो ओके ठीक है, अगर नहीं तो वो क्या है, रिजेक्शन लिमिट में चला जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, लॉट क्वालिटी एश्योरेंस सैम्पलिंग में हमारे पास 2 टाइप्स के एरर आते हैं। एक को हम टाइप 1 एरर बोलते हैं और दूसरे को हम टाइप 2 एरर बोलते हैं। अब टाइप 1 एरर क्या है, रिस्क ऑफ एक्सेप्टिंग अ बैड लॉट, ठीक है ना, रेफर टू एज टाइप 1 एरर। इसमें होता क्या है कि हम लॉट में से गए, 1000 यूनिट पड़े थे, उसमें से हमने एक यूनिट उठाया और उसको चेक किया, अगर वो ठीक है तो उसमें से बाकी ख़राब भी तो हो सकते हैं सारे के सारे। तो ये जो रिजेक्टेड लॉट को एक्सेप्ट करना, ये क्या है, टाइप 1 एरर है। टाइप 2 एरर में क्या है, रिस्क ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग ए बैड लॉट रेफर टू एज टाइप 2 एरर। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सारी की सारी लॉट अच्छी नहीं होती, हम उसमें से जाके एक यूनिट क्या करते हैं, चेक करते हैं, वो ठीक है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो बैड लॉट को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है ना। या आप रिस्क ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग बैड लॉट, ठीक है ना, अगर आपने क्या किया, जाके सेलेक्ट किया और वो भी आपके पास क्या आया है, जो यूनिट आपने पिक किया ख़राब था, तो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस तरीके से क्या होता है, लॉट क्वालिटी एश्योरेंस सैम्पलिंग की जाती है। अब नेक्स्ट क्या होता है इसमें, एडवांटेजेस ऑफ लॉट क्वालिटी एश्योरेंस सैम्पलिंग में, मेथड ओवर अ ट्रेडिशनल स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग डिजाइन इज दैट रिस्पांस फॉर ईच लॉट इज बाइनरी, ठीक है ना, एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, दोनों चांसेस होते हैं हमारे पास क्वालिटी सिलेक्शन के।
कैन बी यूज फॉर इवेल्युएटिंग सेवरल हेल्थ प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन कवरेज, नॉलेज ORS, ठीक है ना, नॉलेज ऑफ ORS. Despite successful trial of lot quality assurance sampling in health surveys, its routine use has not been established yet. ये क्या है, रूटीन यूज में इस्तेमाल नहीं किया जाता. लॉट क्वालिटी एश्योरेंस सैम्पलिंग में नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन फ्रॉम लॉट कैन बी कंबाइंड टू ऑब्टेन अ ओवरऑल प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्ट्स. हम क्या कर सकते हैं वहाँ से, ओवरऑल प्रोपोर्शन, मतलब कि एक सेलेक्ट किया तो देखा वो ख़राब था, दूसरा किया तो वो ख़राब था, तीसरा किया तो वो ख़राब था, चौथा किया तो वो सही था, पांचवा सही था. तो इस तरीके से हम ओवरऑल परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट्स देख सकते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्ट्स देख सकते हैं. द पॉपुलेशन इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू अ कंप्लीट सेट ऑफ नॉन ओवरलैपिंग लॉट्स. क्या किया जाता है, नॉन ओवरलैपिंग लॉट्स में डिवाइड किया जाता है. सैंपल आर देन टेकन फ्रॉम एवरी लॉट एंड द प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टेड आइटम इज इन ईच लॉट इज कैलकुलेटेड. मतलब कि जो डिफरेंट लॉट हैं उसको छोटे सब प्रोपोर्शन में डिवाइड करके उनमें से हर एक में से एक एक सैंपल लिया तो हम क्या कर लेते हैं, उसे प्रोपोर्शनल डिवाइड कर लेते हैं. लॉट क्वालिटी एश्योरेंस मेथड इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैंपल वेयर द लॉट प्ले द रोल ऑफ स्ट्रेटा. एरर क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, यहाँ पे दो तरह के एरर हो सकते हैं. सैम्पलिंग एरर है और दूसरा नॉन सैम्पलिंग एरर. सैम्पलिंग एरर सैम्पलिंग में आएगी और जो नॉन सैम्पलिंग एरर है सैंपल एंड सेंसर्स में आती है. सैम्पलिंग एरर्स क्या हो सकती हैं, बायस्ड और अनबायस्ड. एलिमिनेशन ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ बायसनेस. बायस्ड में कि अगर आपने सैंपल एरर को ख़त्म करना है, बायसनेस के जितने भी सोर्सेज होंगे उनको ख़त्म करना होगा. अब अनबायस्ड इंक्रीज सैंपल साइज. अगर वहाँ पे सैम्पलिंग एरर आ रहा है, अनबायस्ड है वो सैम्पलिंग प्लान हमारा, तो वहाँ पे सैंपल साइज बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से क्वालिटी को असेस कर सकते हैं. नॉन सैम्पलिंग एरर हमारे पास क्या होंगे, डाटा स्पेसिफिकेशन इन एडिकेट. हमारे पास जो डाटा होगा उसकी स्पेसिफिकेशन नहीं होगी. इनकंसिस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंसेस. जो हम डाटा ले रहे हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं मिल रहा होगा, वो नॉन सैम्पलिंग एरर में आ जाएगा. इनएक्यूरेट और इनएप्रोप्रिएट मेथड ऑफ इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन डेफिनेशन. ठीक है ना, हमने क्या किया है, इंटरव्यू का इनएप्रोप्रिएट मेथड सेलेक्ट किया है. लेक ऑफ ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर. जो इन्वेस्टिगेटर होंगे वो भी क्या होंगे, ट्रेंड नहीं होंगे. एरर ड्यू टू नॉन रिस्पॉन्स. एरर इन डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन. एरर्स कमिटेड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन. ये डिफरेंट एरर्स नॉन सैम्पलिंग एरर्स हो सकते हैं. यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं.